हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मिसेस जॉन रॉबिन्सन की गोल्डन एज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। देखिए, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक के अंदर कई एनालिसिस किए थे। पहले उन्होंने सबसे पहले तो यही किया था कि जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसका क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। उसके बाद आगे चला फिर उन्होंने देखा, जिस पर हम ये थ्योरी पढ़ेंगे कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहती है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ती है। उन्होंने बेसिकली इस बात को स्टडी किया है यहाँ पर कि पॉपुलेशन के बढ़ने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। यही बेसिकली मेन स्टडी है हमारी इस वीडियो के अंदर। पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन अगर उसके हिसाब से कैपिटल स्टॉक भी नहीं बढ़ता तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर प्रॉब्लम आती है, लेबर प्रोडक्टिविटी घटती है। यानी हर आदमी के ऊपर लेबर है, 100 लेबर है, इतना कैपिटल है, 100 लेबर इतने कैपिटल पे काम कर रही है, कैपिटल वही है लेकिन लेबर बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। उस केस में जाहिर है यहां प्रॉब्लम आएंगी और जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है फिर वो घटने लगती है, क्योंकि हर लेबर के पास उतना कैपिटल होता ही नहीं है, कैपिटल उतना ही होता है, लेबर के बढ़ने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर मान के चलिए कि रियल वेजेस कांस्टेंट हैं, रियल वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर रेट ऑफ प्रॉफिट भी जाकर घट जाता है। और जब ये रेट ऑफ प्रॉफिट घटता है तो वो डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट लेकर आता है रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर। जाहिर है ये नीचे चलते जाते हैं, एक सर्किल बनता चला जाता है, इससे कैपिटल एक्यूमुलेशन और कम हो जाता है पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो घट जाता है। ठीक है, ये जो हम गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, गोल्डन एज बेसिकली एक वो सिचुएशन है जहां पर एक स्मूथ स्टेडी ग्रोथ रेट होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ। यानी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ जब एक स्मूथ स्टेडी ग्रोथ रेट पर चल रही है, उसको हम कहते हैं गोल्डन एज। ठीक है, और वो किस चीज से आता है? वो आता है हमारी इक्वलिटी होनी चाहिए डिजायर्ड और पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन के अंदर। जो हमारा एक डिजायर्ड है और जितनी पॉसिबिलिटी है हमारी इसमें, यानी जितनी जरूरत है हमारा इतना पॉसिबल है, हमें कैपिटल एक्यूमुलेशन इतना चाहिए, ओके इतना है। जब हम इस कंडीशन पर आ जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम गोल्डन एज के अंदर हैं। और इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने गोल्ड एज इक्विलिब्रियम कहा है। यानी जहां पर हम ये मान के चलें कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इक्वल टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी जहां हमारी लेबर सप्लाई जो है अगर वो बढ़ रही है तो प्रोपोर्शनेटली हमारा कैपिटल भी बढ़ना चाहिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन या कैपिटल सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। यानी अगर हमारी पॉपुलेशन 10% बढ़ी तो हम गोल्डन एज के अंदर ये मान के चलेंगे कि कैपिटल सप्लाई भी 10% बढ़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि अगर कैपिटल पहले ज्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर है फिर जो कैपिटल ज्यादा होगा, लेबर कम होगी। हालांकि जॉन रॉबिन्सन ने इनको फिर दिखाया कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन पर या किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएंगे, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर की जो सिचुएशन है उसको अचीव करने के लिए ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। यानी जो हमारा अगर ग्रोथ रेट ऑफ इसको लेबर को हम लेंगे तो क्या लेंगे? चेंज इन लेबर अपॉन लेबर, ये हमारा ग्रोथ रेट हो गया पॉपुलेशन का। ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल। अगर ये रेशो हमारा इक्वल है तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारी गोल्डन एज इक्विलिब्रियम है। बस ये अचीव करना है। जहां हमने अचीव किया हम गोल्डन एज इक्विलिब्रियम के ऊपर आ गए। हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि अब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल है। इसीलिए जब फुल कैपिटल यूटिलाइज्ड है, सारी लेबर एम्प्लॉयड है और हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं,
इसी को गोल्डन एज कहा जाता है। और गोल्डन एज अगर एग्जिस्ट करती है तो ये एक क्लियर, अगर हम कहें कि साहब यहां गोल्डन एज है तो वो क्लियर कट इंडिकेटर है कि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यानी जो हमने पीछे ग्रोथ रेट पढ़े थे कि एक एक्चुअल ग्रोथ रेट होता है, एक वारंटेड ग्रोथ रेट होता है और एक नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। हम इस सिचुएशन में मान के चलते हैं कि तीनों एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट तीनों इक्वल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पूछे एक वीडियो में हम इसको पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको, यानी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन के। उसके लिए मुझे फिगर बनाना होगा, फिगर बनाते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिगर मैंने बना लिया है। ये इस फिगर को समझते हैं। देखिए इस फिगर के अंदर दो है, देखिए एक इसका जीरो यहां पर है, यानी ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस से पहले का नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है। मैंने लिख दिया है कि आप लोग समझ रहे हैं, आसानी से समझने में। हालांकि ओरिजिनल फिगर में यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं है, ना लिखने की जरूरत है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ लिख दिया है। अब देखिए जो इसकी पॉजिटिव साइड है, जो इस कर्व की पॉजिटिव साइड है हमारे एक्स एक्सिस पर, उस पर हमने कैपिटल लेबर रेशियो लिया है। जो नेगेटिव साइड है वहां हमने ग्रोथ ऑफ लेबर लिया है और जो हमारी वाई एक्सिस है वहां पर हमने वेज रेट लिया है, ठीक है। ये हमारी पूरी फिगर बन गई है। ओपी जो है ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, ओपी ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। यानी इस ओपी के ऊपर कोई भी पॉइंट हमें वो कॉम्बिनेशन बताएगा जहां पर हमारा कैपिटल और लेबर रेशो एक प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन है और हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा है। यानी हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पर कैपिटल लेबर रेशो का एक प्रोपोर्शन हमें मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी लाइन है रेड कलर की NT, ये बेसिकली हमारी एक टेंजेंट लाइन है। इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप सब ये एक काइंड ऑफ ग्रोथ रेट है हमारा, ठीक है। ये हमारे ओपी प्रोडक्शन फंक्शन को यहां पर टेंजेंट कर रहा है, यानी यहां पर हमारे पास टकरा रहा है ए के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे इस वाई एक्सिस को डब्ल्यू पर कट भी कर रहा है। यही हमें निकाल कर देगा कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन होता है, कितना रेशो लेबर और कैपिटल का मिलता है और कहां काम करता है, ठीक है। तो इससे हमें एक पॉइंट ये डब्ल्यू मिला और एक पॉइंट ये हमारा ए मिला। अब जब ये फिगर हमारी तैयार हो गई है, इसके अंदर अब क्या क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली ओसी हमारा क्या है, ओसी हमारा कैपिटल लेबर रेशियो। मेरे ख्याल से यहां लिखा ही हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा। इस फिगर के हिसाब से हमारा जो इस वक्त कैपिटल लेबर रेशियो है वो है OC, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी क्या है हमारी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारी क्या है, OD। यानी अब हमारा इस फिगर बनने के बाद OC हमारा कैपिटल लेबर रेशियो निकल के आ गया और OD हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल कर आ गई। लेकिन आप इस OD प्रोडक्टिविटी के अंदर देखिए, आप अपना जो OW है हमारा, वो हमारा बेसिकली वेज रेट है, वेज है बेसिकली, इसको वेज कहिए आप, ये हमारा इनपुट है, वेजेस है हमारी ये, ठीक है। और ये DW जो है ये हमारा प्रॉफिट है, या तो इसको आप रेट ऑफ रिटर्न कह लिए ऑन कैपिटल या आप सरप्लस कह लीजिए इसको। तो बेसिकली इसके अंदर ये इनपुट हो गया, ये टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन के अंदर ये इनपुट हो गया और ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये एक सिस्टम हमारा निकल कर आ गया और इसकी ये हमें मिल किससे रहा है, ये हमें मिल रहा है कि ए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आया है। यही पॉइंट हमें बता रहा है कि इस पॉइंट के हिसाब से ये हमारा इनपुट है, ये हमारा प्रॉफिट है और ये टोटल हमारा कैपिटल आउटपुट है, जो कि इस कैपिटल OC कैपिटल आउटपुट रेशियो से मिलकर बना है डी वेज रेट तक, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो ये स्लोप है वो एक जगह जाकर सेम हो रहा है, तभी हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है। यानी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी रेट ऑफ कैपिटल बराबर है रेट ऑफ लेबर के।
ठीक है, अभी हम एक मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये बराबर है, लेकिन ये हमें कैसे मिल रहा है इसको अब हमें समझना पड़ेगा। उसके समझने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं फिर से लिखूंगा जरा छोटा करके इधर, डेल्टा के अपॉन के। ये बेसिकली है क्या, डेल्टा के का मतलब क्या है? डेल्टा के का मतलब तो ये है कि हम चेंज कर रहे हैं कैपिटल के अंदर, यानी हम आउटपुट में से इनपुट को निकाल रहे हैं, यानी आउटपुट माइनस इनपुट अपॉन इनपुट। अगर हम ये कर दें तो हमें सिंपली ये मिलकर आ रहा है इधर, ठीक है। अच्छा, आउटपुट माइनस इनपुट हो गया, ये पूरा आउटपुट हुआ, उसके अंदर से इनपुट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास तो सिर्फ सरप्लस बचा ना, फिर सरप्लस अपॉन इनपुट। हमारे पास सरप्लस प्लस इनपुट बचा खाली, यही तो ये कह रहा है फिगर हमसे, ठीक है। अब यहां पर ये मानकर चलिए कि आप फिगर के अंदर देखिए हमारी DW क्या है, जो हमारा DW है, जो हमारा रिवॉर्ड है, जो हमारा रिटर्न है, वो उसका DW हमारे AB के इक्वल है या नहीं? यानी हमारा DW इज इक्वल टू AB है, जो हमारा सरप्लस निकल कर आ रहा है इसमें, तो यानी दो साइड हमारी बराबर है ना इसकी। इसी तरीके से OC WB के बराबर है, OC WB के बराबर है, OC इज इक्वल टू WB। ये दोनों हमारी साइडें बराबर हैं। अगर ये साइडें हमारी बराबर हैं तो इसकी और इसकी जगह पर हम ये वाली दोनों जगहें अपने फॉर्मूले के अंदर ले आते हैं, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा के अपॉन के बराबर हो जाएगा अब किसके? अब ये आ जाएगा AB हमारा, इसकी हमने इसकी DW की जगह AB लिया है हमने, AB अपॉन WB और OW, AB अपॉन WB मल्टीप्लाइड बाय OW, सॉरी, AB अपॉन WB मल्टीप्लाइड बाय OW। ये हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई एक। बस एक इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप दोनों ट्राइंगल्स को देखिए इसके, एक ट्राइंगल ये है ABW और एक है WON, यानी दो ट्राइंगल ABW और ट्राइंगल WON। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर गौर से देखिए तो देखिए दोनों ट्राइंगल अपने एक एंगल्स बना रहे हैं यहाँ पर, और एक एंगल सेम टेंजेंट के ऊपर यहाँ बना रहे हैं, यानी ये सेम टेंजेंट पर अगर एंगल्स बन रहे हैं तो ये जो एंगल होगा अपना AWB, यानी ट्राइंगल AWB इक्वल होगा WNO के, ठीक है। और इसी तरीके से जो एंगल ABW है, एंगल ABW वो इक्वल होगा एंगल WON के, एंगल WON। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी इनकी जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर हैं। अगर ये सेम प्रोपोर्शन के अंदर इसकी साइड्स हैं तो अब आप इनकी साइड्स को देख सकते हैं कि जो हमारी साइड AB है इसको हम लिखें AB अपॉन OW, AB अपॉन OW, यानी ये इसकी साइड इस ट्राइंगल की ये वाली और ये इस वाली की साइड AB और OW इक्वल होंगी इनकी दूसरी साइड, यानी WB और ON, यानी ये साइड का प्रोपोर्शन इस साइड के प्रोपोर्शन के बराबर होना चाहिए,
क्लियर है ये बात? या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो इनकी साइड ए बी है, ए बी, ये अपॉन डब्ल्यू बी, ए बी अपॉन डब्ल्यू पी, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी इन दोनों के प्रोपोर्शन के बराबर होगी। ठीक है, यानी ओ डब्ल्यू और ओ एन, ओ डब्ल्यू और ओ एन, ओ डब्ल्यू और अपॉन ओ एन। क्लियर है ये बात? अगर ये साइड और इस साइड का प्रोपोर्शन इन दोनों के बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। अब आपको ये एक वैल्यू निकल कर आई ए बी अपॉन डब्ल्यू बी, यानी ए बी अपॉन डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको ओ डब्ल्यू और ओ एन मिल गई। ठीक है, अब सिर्फ आपको करना यह होगा कि इस वैल्यू को आप नीचे की इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वैल्यू इस इक्वेशन में हमें पुट करनी होगी। ये इक्वेशन क्या है? डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू, अब जब हम इसको पुट करेंगे तो यानी ए बी अपॉन डब्ल्यू बी को हम ये लेकर आ रहे हैं, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी को हम लेके आ जाएंगे ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन, यानी ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन। ठीक है, हमारे पास ये ओ डब्ल्यू है तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ओ डब्ल्यू। वो एक ही बात है, उसको हमने एक ही बात को दूसरे तरीके से लिख लिया है, हमने कोई इसमें खास काम नहीं किया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन मल्टीप्लाइड बाई ओ डब्ल्यू इसकी जगह पर, तो वो सेम है, उसमें हमने कोई खास चेंज नहीं किए हैं। अब क्या होगा, देखिए ये ओ डब्ल्यू से ये ओ डब्ल्यू कट जाएगा तो यहां पर ये क्या बचेगा? 1 अपॉन ओ एन। यही तो चाहिए था हमें, यही तो हमें चाहिए था। 1 अपॉन ओ एन जो निकल कर आया है वो क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, जो कि हमारी डेल्टा एन अपॉन एन है। यही तो हमें निकाल कर लेकर आना था। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ कैपिटल है, रेट ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट है या एक्यूमुलेशन है, वो हमारा रेट ऑफ लेबर एक्यूमुलेशन के या लेबर सप्लाई के बराबर है। दोनों चीजें हमारी यहां पर बराबर आ गई और यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी थी। यानी जो हमारा गोल्डन एज है वो यही कहता है कि ये दोनों चीजें डेल्टा के अपॉन के और डेल्टा एन अपॉन एन बराबर होनी चाहिए। ये हमने यहां पर इससे प्रूफ किया है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम कहां हो सकता है और डॉक्टर मिसेस जोन ने उसका क्या सॉल्यूशन बताया है। कहां डिसइक्विलिब्रियम है और क्या उसका सॉल्यूशन है। डिसइक्विलिब्रियम कहां हो सकता है? मैंने सिर्फ डिसइक्विलिब्रियम लिखा है, अगर आपको इसको लिखना हो तो पूरा लिखिएगा, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं जल्दी में लिख देता हूं। स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखिए, डिसइक्विलिब्रियम अगर हम किसी बात कर रहे हैं कि कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए इक्विलिब्रियम को लाने के लिए, वो गोल्डन एज में उसी वक्त होगा जब आपका इक्विलिब्रियम गोल्डन एज से हट जाए। यानी अगर आपका जो गोल्डन एज इक्विलिब्रियम है वो किसी वजह से डेविएट कर जाता है, हट जाता है, तो फिर आपको जरूरत होगी कि अब एक आपको इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म चाहिए उसको वापस लाने के लिए। और इसमें दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपका जो ये डेल्टा एन है, डेल्टा एन अपॉन एन ग्रेटर देन डेल्टा के अपॉन के हो जाए। एक तो कंडीशन ये हो सकती है इसकी। दूसरी ये हो सकती है कि डेल्टा के अपॉन के ग्रेटर देन डेल्टा एन अपॉन एन, यानी या तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल। इक्विलिब्रियम कहां था? जब दोनों बराबर थे। डिसइक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा, या डिसइक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर के। अगर आप पहली कंडीशन की बात करें
पहली कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर आपकी जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अब यहां क्या होगा, बेसिकली ये जो कंडीशन आती है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा आती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा आती है ये वाली प्रॉब्लम। रिच कंट्रीज में ये नहीं आती, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ जाती है कैपिटल की बनिस्बत। यहां मिसेस रॉबिन्सन कहती हैं कि यहां जो बेसिकली अब एक सिस्टम चलेगा, यानी एक फाइट जो चलेगी वो चलेगी प्रॉफिट वेज रिलेशन वाली, प्रॉफिट वेज रिलेशन वाली। यानी जो हमारा प्रॉफिट वेज रिलेशन है ये हमारी गोल्डन एज को वापस ले आएगा। यहां जो हमारी एक्सेस लेबर सप्लाई है वो डिप्रेस करेगी वेज रेट की वजह से। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी हमारी तो वेज रेट घटने लगेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो एक्सेस लेबर सप्लाई है वो डिप्रेस करेगी। और आप अगर ये मान के चलें कि साहब जो हमारे प्राइस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, इस केस में जो रियल वेज है वो हमारी नीचे हो जाएगी। और जब वेज रेट हमारी गिरेगी, इससे जाहिर है प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, इसीलिए इसको प्रॉफिट वेज रिलेशन कहा गया। वेज कम होगी, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो आपका कैपिटल एक्युमुलेशन स्टिमुलेट करेगा, यानी जो आपकी कैपिटल ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और जैसे ही इन दोनों के बीच में पैरिटी आएगी आप वापस अपनी गोल्डन एज के ऊपर आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर रियल वेज बढ़ती ही नहीं है, सब्सटेंस वेज फ्लोर की वजह से या कोई भी रीजन है, वेज रेट नहीं आपका जो है वो बढ़ता है, वेज रेट नहीं आपका घटता है, या दूसरा आप ये करिए कि जो जर्नल प्राइस लेवल है वो भी नहीं घटते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि इसके अंदर सेम प्रोपोर्शन में मनी वेज रेट चलेगा आपका, और यहाँ जो गोल्डन एज है उसको रीस्टोर करने में डिफिकल्टी होगी और मार्केट के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है जहां आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल ज्यादा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर के, तो ये बेसिकली डेवलप कंट्री के अंदर आती है ज्यादातर प्रॉब्लम, जहां पर उनका कैपिटल की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है लेकिन पॉपुलेशन की नहीं बढ़ती। इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर आप ये ये जो कंडीशन होती है ये आसानी से एक गोल्डन इक्विलिब्रियम में आ जाती है रादर देन अंडर डेवलप्ड। ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पॉपुलेशन को एडजस्ट करना है। यहां तो आपको सिंपल जो आपका कैपिटल बड़ा है उसको आपको एकोमोडेट करना है, तो आप टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के जरिए हायर कर्व पर चले जाइए, हायर प्रोडक्शन कर्व पर चले जाइए। तो डेवलप कंट्री यही करती है, जैसे ही उनका अगर उनको लग रहा है कि साहब पॉपुलेशन से ज्यादा कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है, वो हायर कर्व के ऊपर चली जाती हैं, और हायर कर्व पे जाने के बाद जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो दूसरा बन जाता है, हायर उस पर चला जाता है, और इसी तरीके से वो अपने वापस इक्विलिब्रियम पर आते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस इक्विलिब्रियम को चाह रहे हैं कि ये हमें इक्विलिब्रियम मिले, यही हमारा इक्विलिब्रियम है, यही गोल्डन एज है, इसके लिए आपको जरूरी है कि यह इक्वलिटी होनी चाहिए बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एंड द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ये एक गोल्डन एज के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशंस है, ठीक है। अब चलते चलते लास्ट में ये देखें कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कितनी तरह के जो है वो गोल्डन एज दिए हैं, यानी टाइप्स ऑफ गोल्डन एज। टाइप्स ऑफ गोल्डन एज, ठीक है। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं थोड़े से, कई चीजें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं सिर्फ हम उसको वहां पर करेंगे। जो इनकी किताब है मिसेस जॉन रॉबिन्सन की, उसका किताब का नाम है एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर उन्होंने ये सारे दिए हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला उन्होंने दिया है ए लिंपिंग गोल्डन एज। ए लिंपिंग गोल्डन एज। लिंपिंग गोल्डन एज को लिंपिंग किसे कहते हैं? लिंपिंग बेसिकली कहते हैं, आप एक तरीके से समझ लिए लड़खड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलना, यानी स्मूथ नहीं चल रही है कोई चीज। तो यानी वो गोल्डन एज जो स्मूथ नहीं चल रही है, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जॉन रॉबिन्सन ने लिंपिंग गोल्डन एज कहा गया। इस एज के अंदर जो हमारी स्टेडी रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन है, यानी जो हमारे कैपिटल ग्रोथ है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे हो जाती है। यानी आपका कैपिटल
ग्रोथ चल रही होती है, लेकिन जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है यानी जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। और जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक है वो बेसिकली लेबर फोर्स से कम हो जाता है। जो हमारी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स नहीं बढ़ी है बल्कि लेबर फोर्स वही है, जो कैपिटल स्टॉक था वो कम हो गया। उस कंडीशन के अंदर जो हमारी जो गोल्डन एज है ये लिंपिंग कंडीशन में चली जाती है। और इसको हम सिंपली अगर आप कंपेयर करें तो कंसेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो एक सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशन यहां आ जाती है जिसको यहां पर लिंपिंग गोल्डन एज कहा गया है। और ये लिंपिंग गोल्डन एज जो है वो अलग अलग डिग्रीज की होती हैं, कम कम ज़्यादा, उसमें फिर मैं कह रहा हूँ हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मेन लेके चल रहे हैं। दूसरी है रेस्ट्रेन गोल्डन एज। रेस्ट्रेन गोल्डन एज, ठीक है। रेस्ट्रेन यानी ये तो गोल्डन एज अपने आप में खुद रेस्ट्रेंड हो रही है। ये वो सिचुएशन है जहां पर जो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है वो डिजायर्ड से कम हो जाता है। देखिए दोनों चीजें अलग है। पहले वाले में किससे कम हुआ था? लेबर फोर्स से। यहां जितनी डिजायर, जितनी जरूरत है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल की, यानी कैपिटल जिस रेट से बढ़ना चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। यानी यहां रेस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं जो कि हमारे कैपिटल ग्रोथ रेट को रोक रही हैं, इसीलिए इसको रेस्ट्रेंड ग्रोथ रेट कहा गया। और इसकी वजह और बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, जैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, ये बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से आप जो है वो आगे कैपिटल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और ये भी मानिए कि इस पीरियड के अंदर फर्म जो उसका हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल है वो मेंटेन नहीं कर पाती है, जबकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर उसके बावजूद भी हाई रेट ऑफ ग्रोथ कैपिटल का फर्म मेंटेन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तीसरा है इसके अंदर, थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, ए बास्टर्ड गोल्डन एज, ठीक है। अब वो नाम दिया गया। बेसिकली ये जो नाम था बास्टर्ड गोल्डन एज, ये आरएफ खान ने सबसे पहले यूज किया था, प्रोफेसर आरएफ खान। देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये आरएफ खान का पूरा नाम बेसिकली है रिचर्ड फर्डिनेंड खान। ये पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर KAHN इनकी स्पेलिंग लिखी थी, मगर लोगों ने कहा, स्टूडेंट ने काफ़ी मुझे मैसेज में लिखा कि सर खान की स्पेलिंग गलत रख दी है, KHAN होनी चाहिए। इनकी राइट स्पेलिंग यही है, ये यही लिखते हैं, ठीक है। और ये खान नहीं है, खान है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो टर्म है ये वाली इन्होंने यूज़ की थी। उसके बाद आगे इसी टर्म को मिसेस जॉन ने भी यूज़ किया है। इस एज के अंदर क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल कर रहा होता है, जबकि जो रियल वेज हैं वो डाउनवर्ड रिजिड रहती हैं। यानी जो रियल वेजेस हैं वो डाउनवर्ड चल रही हैं। उसके बावजूद भी जब रियल वेज नीचे जाती हैं तो ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है जबकि रियल वेज नीचे जा रही हैं। और उससे नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन कैन नॉट इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो हमारा रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होता है कैपिटल का वो नहीं बढ़ता क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। इसीलिए इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये इंप्लाई करता है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट डज नॉट ग्रो फास्टर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बैरियर्स। यहाँ पर जो हमारे स्टॉक ऑफ, मैं कभी कभी सेंटेंस इंग्लिश में बोलता हूँ लेकिन मैं फ़ौरन उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जो सेंटेंस अगर बोला है उसके फ़ौरन बाद जो मैं बात बोलता हूँ वो बेसिकली उसी को ट्रांसलेट करता हूँ। जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स है वो नहीं बढ़ता क्योंकि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है, इसीलिए रियल वेज नीचे जाती हैं और जिससे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। और वो अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वेज रेट पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर लेवल पर नीचे ना आ जाए। जब वो वहाँ आता है तब जाकर रिकवरी स्टार्ट
होती है। ठीक है, यानी वो सिचुएशन जहां पर रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन कम होता है, किस वजह से? एक खतरा होता है कि प्राइस ना बढ़ जाए, वेज रेट ना बढ़ जाए। देखिए होता क्या है, जब आपके इन्फ्लेशन होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां पर एक खतरा बन जाता है कि आपकी वेजेस बढ़ेंगी। इस वेज रेट के बढ़ने के खतरे की वजह से रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन कम रहता है। इसी सिचुएशन को बास्टर्ड गोल्डन एज कहा गया है। अब ये जो नाम है आपस में ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, ठीक है। अच्छा, ये भी आगे दो तरह का होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है, लेकिन फिर मैंने कहा कि हम इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा टॉपिक, ये पूरा होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, मैं फिर बता दूं आपको कि जो जहाँ से मैंने मटेरियल लिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।